हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएससी स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब भी आप एचएससी इंटरव्यू के लिए जाते हो, जैसे कि एचएससी ऑफिसर की पोजीशन के लिए हो गया, एचएससी सुपरवाइजर हो, एचएससी इंजीनियर हो, सेफ्टी ऑफिसर हो, सेफ्टी सुपरवाइजर या फिर सेफ्टी इंजीनियर, तो इस पोजीशन के लिए जब भी आप सेफ्टी इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वहां पर जो है आपको कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं और उसका आपने किस तरीके से आंसर देना चाहिए। अब यहाँ पर जो हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो बेसिक से लेकर एडवांस तक के जो है क्वेश्चंस आंसर यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। तो ये वीडियो जो है आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकती है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है व्हाट इज सेफ्टी। तो आपको यह आंसर देना है कि सर, तो सेफ्टी यानी कि आपको फ्रीडम मिलता है ऐसी कंडीशन से कि जिस कंडीशंस की वजह से आपको इंजरी हो सकती है, या फिर प्रॉपर्टी डैमेज हो सकती है, या फिर इन्वायरमेंट के ऊपर इफेक्ट हो सकता है, या फिर डेथ भी हो सकती है। तो इन सारी चीजों से आपको जो फ्रीडम मिलता है उसको सेफ्टी कहते हैं। फिर उसके बाद का सवाल आता है व्हाट इज हजार्ड। और ये जो क्वेश्चंस है ये आपको तो डेफिनेटली पूछते ही है जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हो। तो आपको यह आंसर देना है कि सर, हजार्ड यानी कि कुछ ऐसी चीज, कुछ ऐसा पोटेंशियल कि जिसमें क्षमता होती है नुकसान पहुंचाने की। और वो जो नुकसान है वो हो सकता है प्रॉपर्टी डैमेज हो, पर्सनल इंजुरी हो, इन्वायरमेंटल इफेक्ट हो, या फिर डेथ हो। ये कोई भी नुकसान हो सकता है। तो ये आपको उनको आंसर देना है। तो उसके बाद आपको सवाल पूछा जा सकता है व्हाट इज रिस्क। तो आपको यह आंसर देना है कि सर, रिस्क यानी कि प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी यानी कि चांस। और ये किस बात का चांस होता है कि जैसे जो भी पोटेंशियल्स होता है जिसमें क्षमता होती है लॉस होने की, तो उस पोटेंशियल्स की कितनी रियलाइजेशन है, कितना चांस है, कितनी प्रोबेबिलिटी है, वो यानी कि रिस्क। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एक्सीडेंट। तो आपको यह बताना है एक्सीडेंट क्या है। एक अनडिजायर अनप्लान्ड इवेंट है जिसका जो रिजल्ट है वो इंजरी में हो सकता है, या फिर डेथ में हो सकता है, या फिर प्रॉपर्टी डैमेज हो सकती है, या फिर इन्वायरमेंटल इफेक्ट हो सकता है। फिर उसके बाद का सवाल आता है व्हाट इज इंजरी। तो इंजरी यानी कि हार्मफुल कंडीशंस जो बॉडी को सस्टेन होती है जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो उसे इंजरी कहते हैं। फिर उसके बाद का क्वेश्चन आता है व्हाट इज इंसिडेंट। तो आपको ये आंसर देना है कि सर, इंसिडेंट जो है वो एक अनप्लान्ड ऑकरेंस है, यानी कि वो प्लानिंग करके नहीं होता। उसका जो रिजल्ट है उसमें फिजिकल इंजुरी, या फिर किसी इंसान की जान जाना, या फिर प्रॉपर्टी डैमेज होना, या फिर इन्वायरमेंट में इफेक्ट होना, ये हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। लेकिन उसमें वो पोटेंशियल है, उसमें वो क्षमता है। अगर ये हो गया तो इन सारी चीज़ों का सामना उसे करना होगा। चलिए अब देखते हैं कि नियर मिस क्या है। तो नियर मिस यानी कि एक अनटोवर्ड इंसिडेंट है, या फिर ऐसी सिचुएशन जिसमें पोटेंशियल है कि जिसकी वजह से इंजुरी, प्रॉपर्टी डैमेज, या फिर इन्वायरमेंट इफेक्ट हो सकता था। फिर उसके बाद का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है व्हाट इज सेफ्टी पॉलिसी। तो आपको ये आंसर देना है कि सर, सेफ्टी पॉलिसी यानी कि ये कंपनी की जो है वो सोशल लीगल ऑब्लिगेशंस होती है, उसकी ड्यूटी होती है कि उसके अंडर जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उन सभी को सेफ और हेल्थ वर्किंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है व्हाट इज सेफ्टी ऑडिट। तो ये भी जो क्वेश्चन है ये आपको पूछा जा सकता है। तो आपको ये बताना है कि सर, सेफ्टी ऑडिट यानी कि एक ऐसी प्रोसेस होती है जो कोई प्लांट हो, इंडस्ट्री हो, या फिर कोई एक्टिविटी हो, उनमें से आइडेंटिफाई किया जाता है कि वहां पर कौन से अनसेफ कंडीशंस है और कौन से अनसेफ एक्ट जो है वो उसमें आइडेंटिफाई किए जाते हैं। और फिर उसके बाद उसमें रिकमेंड किए जाते हैं कि आप इसमें क्या सेफ्टी इंप्रूवमेंट कर सकते हो, उसको सेफ्टी ऑडिट कहते हैं। फिर उसके बाद का क्वेश्चन आता है व्हाट इज सेफ्टी टैग। तो आपको यह आंसर देना है कि सर, सेफ्टी टैग का जो सरफेस होता है वो कार्डबोर्ड हो या फिर पेपर बोर्ड हो, उसके जरिए तैयार किया जाता है, और उसके ऊपर इंग्लिश लैंग्वेज और जो लोकल लैंग्वेज है उसमें सभी इंप्लॉय के लिए वार्निंग, सेफ्टी इंस्ट्रक्शन लिखे जाते हैं, उसे सेफ्टी टैग कहते हैं। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है व्हाट इज सेफ्टी प्रोग्राम। और ये जो क्वेश्चंस है वो ज्यादातर इंटरव्यू में आपको पूछा जा सकता है। तो उसके लिए आपको यह आंसर देना है कि सर, सेफ्टी प्रोग्राम यानी कि ऐसी 5 मेथड्स होती है कि जिसकी वजह से एक्सीडेंट जो है वो प्रिवेंट किया जा सकता है। उस सेफ्टी प्रोग्राम में ऐसे कौन सी 5 मेथड्स होती है कि जिसकी वजह से एक्सीडेंट को प्रिवेंट किया जा सकता है। तो उसमें है इंजीनियरिंग, एजुकेशन, इन्फोर्समेंट, इनकरेजमेंट, इवैल्यूएशन,
तो ये जो 5 मेथड्स है ये आपको बताने हैं जब भी वो आपको क्वेश्चंस पूछते हैं कि व्हाट इज सेफ्टी प्रोग्राम। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है व्हाट इज एटीट्यूड। तो आपको यह आंसर देना है कि सर एटीट्यूड यानी कि कंटिन्यूअस बिहेवियर। उसमें अगर आदमी का बिहेवियर अच्छा है तो उसकी जो होने वाली एक्शंस है वो करेक्ट हो सकती है या फिर सेफ हो सकती है, उस चीज को एटीट्यूड कहते हैं। तो उसके बाद का क्वेश्चन आता है व्हाट इज इमरजेंसी प्लानिंग। तो आपको यह आंसर देना है कि सर इमरजेंसी प्लानिंग यानी कि कंट्रोल मेजर्स। और ये जो इमरजेंसी प्लानिंग है ये एक्सीडेंट को कंट्रोल कर सकती है, जिसकी वजह से आदमी को सेफ महसूस हो सकता है और साथ ही साथ वो जो मीडिया है उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन आता है वो है व्हाट इज वर्क परमिट सिस्टम। और ये जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर इंटरव्यू में पूछा ही जाता है। तो आपको ये आंसर देना है कि सर वर्क परमिट सिस्टम ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसके तहत आपको परमिशंस मिलती है कोई भी काम करने के लिए। और ये जो परमिशंस होती है ये एरिया इंचार्ज की तरफ से जॉब परफॉर्मर को दी जाती है। तो उसके बाद का क्वेश्चन आता है व्हाट इज वर्क एट हाइट। तो सिंपली आपको यह आंसर देना है कि सर कोई भी वर्क हो जो ग्राउंड लेवल से 2 मीटर के ऊपर होता हो उसे वर्क एट हाइट कहते हैं। फिर उसके बाद का क्वेश्चन आता है व्हाट इज कन्फाइंड स्पेस। तो सिंपली आपको ये आंसर देना है कि सर कन्फाइंड स्पेस यानी कि ऐसा एरिया कि जिसमें वो जो एरिया है वो स्मॉल हो सकता है या फिर इनक्लोज हो सकता है, या फिर ऐसा एरिया कि जिसमें खाली एक एंट्री और एग्जिट हो और उस एरिया में आदमी जो है वो कंफर्टेबली काम नहीं कर सकता है, तो ऐसे एरिया को कन्फाइंड स्पेस कहते हैं। तो ये कन्फाइंड स्पेस की डेफिनेशन होगी। लेकिन अगर आपको कुछ इसमें और डिटेल ऐड करना हो तो आप कह सकते हो कि सर कन्फाइंड स्पेस यानी कि ऐसा एरिया कि जिसमें ऑक्सीजन डिफिशियंसी हो सकती है या फिर ऑक्सीजन जो है वो इनरिचमेंट हो सकता है, इल्यूमिनेशंस वहाँ पर कम होता है, वहाँ पर वेंटिलेशन जो है वो नहीं रहता है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि वहाँ पर टॉक्सिक गैसेज जो है वो मौजूद हो सकते हैं। तो ये भी जो पॉइंट्स है ये आप उसमें ऐड कर सकते हो। और ये जो क्वेश्चंस है ये आपको ज़्यादातर इंटरव्यू में पूछा जाता है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन आता है व्हाट इज एक्सकेवेशन। तो सिंपली आपको यह आंसर देना है कि सर कोई भी टनल खोदने के लिए हो या फिर मार्किंग करने के लिए जो होल किया जाता है, और वो जो होल है वो कैसे, तो बाय डिगिंग से। और ये डिगिंग जो है वो आदमी के जरिए या फिर मशीन के जरिए की जाती है। यानी कि आपको जो है वो ग्राउंड लेवल से जो है वो मिट्टी रिमूव करना होता है, डिगिंग करना होता है, वो चाहे आप आदमी से करो या फिर मशीनरी से करो, उस एक्टिविटी को एक्सकेवेशन कहते हैं। फिर उसके बाद का क्वेश्चन आता है व्हाट इज स्कैफोल्डिंग। और ये भी जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है जब भी आप किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए इंटरव्यू के लिए जाते हो। तो सिंपली आपको ये आंसर देना है कि सर स्कैफोल्डिंग यानी कि एक टेम्पररी प्लेटफॉर्म होता है जो कंस्ट्रक्ट किया जाता है आदमी को और मटेरियल को सपोर्ट करने के लिए, और वो जो टेम्पररी प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर आदमी खड़ा होकर सेफली काम कर सकता है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन आता है व्हाट इज वेल्डिंग। तो आपको यह आंसर देना है कि सर वेल्डिंग यानी कि ऐसी प्रोसेस होती है कि जिसमें मेटल को ज्वाइन किया जाता है, और वो जो मेटल है जिसको ज्वाइन किया जाता है वो आइदर इलेक्ट्रिकल से हो या फिर गैस से हो, उस प्रोसेस को वेल्डिंग कहते हैं। फिर उसके बाद का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है व्हाट इज गैस कटिंग। अब हमें यह पता होना चाहिए कि गैस कटिंग क्या होती है। तो गैस कटिंग यानी कि ऐसे प्रोसेस कि जहां पर मेटल्स को कट किया जाता है, और वो जो कटिंग है वो बाय यूजिंग ऑक्सीजन और कंबस्टेबल गैस के जरिए किया जाता है, तो उस प्रोसेस को गैस कटिंग कहते हैं। फिर उसके बाद का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है व्हाट इज सैंड ब्लास्टिंग। और ये जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर जिस कंपनी में आप काम करने के लिए जा रहे हो वहां पर अगर सैंड ब्लास्टिंग की एक्टिविटी होती है तो आपको ये सवाल ज़रूर पूछा जा सकता है। तो सिंपली आपको यह आंसर देना है कि सर सैंड ब्लास्टिंग यानी कि ऐसे प्रोसेस होती है कि जिसमें जो भी ओल्ड सरफेस होता है उसके ऊपर कॉम्प्रेस एयर का इस्तेमाल करके उस ओल्ड सरफेस के ऊपर जो भी रस्ट है उसको निकाला जाता है, यानी कि जो भी डर्टी पार्टिकल्स उसके ऊपर है वो निकाले जाते हैं, या फिर उसके ऊपर जो भी ओल्ड प्रिंट्स है वो भी निकाली जाती है बाय यूजिंग कॉम्प्रेस एयर। तो उस एक्टिविटी को, उस प्रोसेस को सैंड ब्लास्टिंग कहते हैं। तो उसके बाद आपको सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाट इज एलईएल। तो आपको ये आंसर देना है कि सर एलईएल यानी कि लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट। तो लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट यानी कि जिसका मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन है उसको आग लगने के लिए अगर उसको सोर्स ऑफ इग्निशन अगर प्रोवाइड किया जाए तो उस कॉन्सेंट्रेशन में वो आग पकड़ लेती है, यानी कि वो उसका लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट हो गया।
एग्जाम्पल लेते हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड उसका एलईएल है 4.3%। इसका मतलब ये है कि 4.3% में उसको अगर मान लो सोर्स ऑफ इग्निशन मिल गया तो वो इग्नाइट होगा, यानी कि वो जल जाएगा। फिर उसके बाद का आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज यूएल। यूएल यानी कि अपर एक्सप्लोजिव लिमिट। तो अपर एक्सप्लोजिव लिमिट में क्या होता है कि उसका हायर कॉन्सेंट्रेशन होता है उस फ्यूल का या फिर उस गैस का या फिर उस लिक्विड का, कि जहां पर सोर्स ऑफ इग्निशन अगर मिल गया तो वो वहां पर इग्नाइट होगा, यानी कि जल जाएगा। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड का यूएल यानी कि अपर एक्सप्लोजिव लिमिट है 46%। इसका मतलब ये है कि उसका हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन है 46%, तो वहां तक वो जलेगा। फिर उसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको पूछा जा सकता है व्हाट इज मैनुअल हैंडलिंग। तो सिंपली आपको यह आंसर देना है कि सर मैनुअल हैंडलिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है कि जिसमें मटेरियल को लिफ्ट किया जाता है, कैरिंग किया जाता है या फिर स्टैक किया जाता है आदमी के जरिए, उसे मैनुअल हैंडलिंग कहते हैं। और फिर उसके बाद का क्वेश्चन जो है वो आपको पूछा जा सकता है व्हाट इज हाउसकीपिंग। तो सिंपली आपको ये आंसर देना है कि सर हाउसकीपिंग यानी कि सिर्फ साफ सफाई नहीं होता है, जो भी ऑपरेशंस आप कर रहे हो उस ऑपरेशंस का आपको अच्छे से अरेंजमेंट करना है ऑर्डर वाइज, और उसमें लगने वाले जो भी टूल्स और इक्विपमेंट्स हैं उनको अच्छे से स्टोरेज करके रखना है, और जब भी किसी को आपको सप्लाई करना है तब भी उसको अच्छे से आपको सप्लाई करना है। तो इन सारी प्रोसेस को हाउसकीपिंग कहते हैं। व्हाट इज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। और ये जो क्वेश्चन है वो ज्यादातर इंटरव्यू में आपको पूछा ही जाता है कि व्हाट इज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो सिंपली आपको यह आंसर देना है कि सर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ये एक ऐसा इक्विपमेंट होता है कि जिसकी वजह से जो भी पर्सन्स है उसको हजार्ड से, जैसे कि डस्ट हो, फ्यूम्स हो या फिर स्पार्स हो, उससे बचाया जा सकता है या फिर उसको प्रोजेक्ट किया जाता है, सेव किया जाता है। और सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी कि हजार्ड और पर्सन के बीच का बैरियर होता है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन आता है व्हाट इज ग्राइंडिंग। तो सिंपली आपको यह आंसर देना है कि सर ग्राइंडर ये एक पोर्टेबल मशीन होती है जिसमें उस मशीन के ऊपर उस पोजीशंस में व्हील गार्ड होता है, जिससे जो भी खतरा है उसको रिड्यूस किया जाता है, उसे ग्राइंडिंग कहते हैं। फिर उसके बाद का क्वेश्चन आता है व्हाट इज क्रेन। तो सिंपली आपको यह आंसर देना है कि सर क्रेन यानी कि ये एक टॉल मशीन होती है कि जिसके जरिए जो हेवी ऑब्जेक्ट्स होता है उसको मूव किया जाता है। और ये कैसे मूव करते हैं, तो उसके लिए वो जो हेवी ऑब्जेक्ट्स है उसको सस्पेंड किया जाता है। और वो सस्पेंड कैसे किया जाता है, तो क्रेन का जो बूम होता है जिसे हम आर्म भी कह सकते हैं, यानी कि उसका कंधा जो है उसमें जो हुक लगा हुआ रहता है उसके जरिए उस हेवी ऑब्जेक्ट को सस्पेंड किया जाता है और फिर उसके बाद एक जगह से दूसरी जगह उसको मूव किया जाता है, उसी को क्रेन कहते हैं। फिर उसके बाद का क्वेश्चन आता है व्हाट इज फोर्कलिफ्ट ट्रक। तो सिंपली आपको यह आंसर देना है कि सर फोर्कलिफ्ट ट्रक इसलिए डिजाइन किया जाता है ताकि जो हेवी लोड्स है उसको हैंडल कर सके। फिर उसके बाद का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है व्हाट इज जेएसए। तो आपको सिंपली ये आंसर देना है कि सर जेएसए यानी कि जॉब सेफ्टी एनालिसिस, और ये एक ऐसी प्रोसीजर होती है कि जिसमें जॉब को एनालाइज किया जाता है ताकि आप उस जॉब को एनालाइज करके उसमें से हजार्ड को फाइंड आउट कर सको और फिर उस हजार्ड को डेवलप कर सको। तो ये जो क्वेश्चंस है जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ये जो क्वेश्चंस है वो हमेशा आपको हर एक इंटरव्यू में पूछा ही जाता है, और वो क्वेश्चंस है व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ अ सेफ्टी ऑफिसर। तो आपको सिंपली ये बताना है कि सर सेफ्टी ऑफिसर की जो ड्यूटीज होती है उसमें सबसे पहले हमें टूल बॉक्स स्टॉक को प्रिपेयर करना पड़ता है, जो मंथली स्टैटिस्टिक होती है उसको प्रिपेयर करना पड़ता है, जो सारे सेफ्टी के चेकलिस्ट होते हैं उसको प्रिपेयर करना पड़ता है, एक्सीडेंट जो रिपोर्ट है वो बनाने पड़ते हैं, मैनेजमेंट की मीटिंग्स जो है वो कंडक्ट करनी पड़ती है, सेफ्टी क्लासेस हो या फिर सेफ्टी जो ट्रेनिंग्स है वो अरेंज करनी पड़ती है, मंथली सेफ्टी जो बुलेटिन डाटा होता है उसको अरेंज करना होता है, फायर एक्सटिंग्विशर का इंस्पेक्शन करना होता है, फर्स्ट एड जो ट्रेनिंग क्लासेस होते हैं उसको अरेंज करना होता है, सेफ्टी कॉम्पिटिशन्स है जैसे कि क्विज कॉम्पिटिशन हो, स्लोगन हो, पोस्टर कॉम्पिटिशन्स हो या फिर एग्जीबिशंस हो, उसको अरेंज करना पड़ता है। तो ये सारी बातें जो है वो आपको बतानी है जब वो आपको क्वेश्चंस पूछते हैं कि व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ अ सेफ्टी ऑफिसर। चलिए अब जानते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में, और वो क्वेश्चंस है व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ अ सुपरवाइजर, यानी कि सुपरवाइजर की क्या जिम्मेदारी होती है वो आपको बताना है। तो आपको इसका जो आंसर है ये ऐसे स्टार्ट करना है कि सर
सुपरवाइजर को जो भी वर्कर्स उसके अंडर काम कर रहे हैं उनको इंस्ट्रक्शन देने होते हैं रिगार्डिंग वर्क मेथड्स के बारे में और वर्क प्रोसीजर के बारे में। तो ये सबसे पहला पॉइंट जो है वो आपको बताना है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि सुपरवाइजर को डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है उनके वर्कर्स के बीच में। फिर उसके बाद आपको बताना है कि सुपरवाइजर को नेसेसरी जो भी मटेरियल्स है वो सप्लाई करने होते हैं। फिर उसके बाद आपको बताना है कि सुपरवाइजर को जॉब की क्वालिटी और जॉब की जो कॉस्ट है वो भी कंट्रोल करनी होती है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि सुपरवाइजर को वर्कर लोगों को गाइड करना होता है ताकि वो जो भी काम कर रहे हैं, जो भी जॉब कर रहे हैं वो करेक्ट हो और सेफ वे में हो। फिर आपको बताना है कि ये सुपरवाइजर की जिम्मेदारी होती है कि वर्कर के पास सूटेबल पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होने चाहिए। अगर वो उनके पास नहीं है तो वो सप्लाई करने की भी जिम्मेदारी सुपरवाइजर की होती है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि सुपरवाइजर ने पीरियडिकली जो सेफ्टी मीटिंग्स है उसको कंडक्ट करना होता है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जो भी सेफ्टी इंस्पेक्शन होता है उस वर्किंग एरिया का उसको भी कंडक्ट करने की जो जिम्मेदारी है वो सुपरवाइजर की होती है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि सुपरवाइजर को फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, ये भी उसकी जिम्मेदारी है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि सुपरवाइजर की ये जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई एक्सीडेंट अगर होता है तो उसको कैसे इन्वेस्टिगेट किया जाता है और फिर उस एक्सीडेंट में क्या कॉजेस है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी उसको पता होना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो आपको उनको बताने हैं। फिर उसके बाद का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ज्यादातर इंटरव्यू में आपको पूछा ही जाता है और वो क्वेश्चन है कि व्हाट आर द प्रिकॉशंस फॉर वेल्डिंग, यानी कि वेल्डिंग एक्टिविटी के दौरान आपने क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए ये आपको बताना है। तो आंसर की शुरुआत आपको ऐसे करनी है कि सर जो भी कंबस्टेबल मटेरियल है उस एरिया में जहां पर वेल्डिंग हो रही है उनको सबसे पहले रिमूव करना है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जैसे ही वर्क एरिया जो है वो क्लियर हो गया है उसके बाद जो भी वुडन फ्लोर है उसको कवर करना है विथ फायर प्रूफ मैट से। और फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि जो भी वेल्डर वहां पर काम कर रहा है उसको वो जो वेल्डिंग मशीन है वो दिखनी चाहिए, उतने डिस्टेंस पर उसको रखना है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जो भी फायर रेजिस्टेंट जो स्क्रीन होती है, यानी कि आप फायर ब्लैंकेट जो बोल सकते हो, जो वर्क के अराउंड है वो आपको इरेक्ट करनी है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जो भी वेल्डिंग केबल्स है वो सभी वेल्डिंग केबल्स फुल्ली इंसुलेटेड होने चाहिए, वो आपको बताना है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जो भी वेल्डिंग मशीन है वो डबल अर्थ होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जो भी वेल्डिंग एरिया है वो ड्राई और फ्री फ्रॉम वाटर होना चाहिए, मतलब वहां पर कोई भी वाटर नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि जहां पर भी वेल्डिंग का ऑपरेशन चल रहा है वहां पर फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए और एक स्टैंड बाय पर्सन होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि जो वेल्डर वेल्डिंग का काम कर रहा है उसने लेदर हैंड ग्लोव्स हो, गॉगल्स हो और हेलमेट्स जो है और सेफ्टी बूट्स हो वो मैंडेटरी पहनना है। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि जब वेल्डिंग अगर स्टॉप की गई है तो उस दौरान आपको वेल्डिंग मशीन का जो पावर सप्लाई है वो भी स्विच ऑफ करना है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जो भी वेल्डर के साथ हेल्पर रहता है उस हेल्पर को वेल्डिंग करने नहीं देना है। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि वेल्डिंग केबल को अगर आपको शिफ्ट करना हो तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल पावर को आपको स्विच ऑफ करना होता है, उसके बाद ही जो है वेल्डिंग केबल को आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि ऑक्सीजन का जो होज है वो ब्लैक कलर का होना चाहिए और एसिटिलीन का जो होज है वो रेड कलर का होना चाहिए एज पर स्टैंडर्ड। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि एनआरबी जो है यानी कि नॉन रिटर्न वॉल जो है वो टॉर्चेस के ऊपर दोनों साइड में होनी चाहिए और उसको अच्छे से मेंटेन करके रखना है ताकि हम बैक फायर को रोक सके। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि जो भी वेल्डर्स हैं वो प्रॉपरली ट्रेन होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि जो भी सिलेंडर का इस्तेमाल आप कर रहे हो वो अच्छे से कोल्ड और ड्राई प्लेस में आपको रखना है और वो हमेशा डायरेक्ट जो सनलाइट है या फिर जो हीट है उससे दूर रखने हैं। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जहां पर भी वेल्डिंग हो रही है उस एरिया की जो हाउसकीपिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए, वहां पर अच्छा वेंटिलेशन होना चाहिए उस वर्किंग एरिया में। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि वेल्डिंग एरिया में स्मोकिंग जो है वो नहीं करनी है। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि जो होस का कनेक्शन है वो अच्छा होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि जो भी वर्क एरिया है उसको बैरिकेड करना है और साथ में वहां पर साइन बोर्ड जो है वो आपको लगाना है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जो भी सिलेंडर्स है उसको रोलिंग नहीं करना है। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि जो फ्लैशबैक अरेस्टर है वो सिलेंडर के दोनों साइड में अटैच होना चाहिए। और फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि सिलेंडर के अंदर अगर लीकेज होती है तो उसको आपको सेपरेट रखना है। तो ये जो सारे पॉइंट्स है जो हमने यहाँ पर बताया है उनमें से अगर आप 10 भी पॉइंट अगर उनको बता देते हो तो आपका इजीली सिलेक्शन हो सकता है।
चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और वो क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रिकॉशन फॉर गैस कटिंग, यानी कि गैस कटिंग एक्टिविटी के दौरान आपने कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए वो आपको उनको बताने हैं। और ये भी जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर इंटरव्यू में आपको पूछा जा सकता है। तो उसके लिए आपको ऐसा आंसर देना है कि सर जहाँ पर भी गैस कटिंग हो रही है वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो नियर बाय में रखना है। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि जो फायर वॉचमैन है वो भी नियर बाय होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि जो भी कंबस्टेबल मटेरियल होगा उस एरिया में, उस वर्क एरिया में, वो सारा का सारा रिमूव करना है। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि जितने भी नेसेसरीज प्रॉपर पीपीई है उसको इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि कन्फाइंड स्पेस में अगर काम हो रहा है तो जो भी वेल्डिंग गैस सिलेंडर्स है उनको कन्फाइंड स्पेस के अंदर कभी भी नहीं रखना है। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि जो भी होजेस है उनको जो पाथ वे है वहाँ पर उसको ले डाउन नहीं करना है। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि जो भी गैस कटिंग टॉर्च है उसमें फ्लैशबैक अरेस्टर होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि लाइव प्लांट हो या फिर कन्फाइंड स्पेस के अंदर अगर गैस कटिंग का काम हो रहा हो तो सबसे पहले वहाँ पर गैस टेस्ट होनी चाहिए, ताकि हम पता कर सके कि वहाँ पर कोई फ्लैमेबल गैस अवेलेबल है कि नहीं है। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि उस एरिया की आपको अच्छे से हाउसकीपिंग करनी है, और वो जो एरिया है वो प्रॉपर वेंटिलेशन वहाँ पर होना चाहिए। और फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि जो भी होस्ट कनेक्शन है वो हमें अच्छे से करना है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो आपको बताने हैं जब भी वो क्वेश्चंस आपको पूछते हैं कि व्हाट आर द प्रिकॉशंस फॉर गैस कटिंग। फिर उसके बाद क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द प्रिकॉशंस फॉर सैंड ब्लास्टिंग। तो जिस कंपनी में सैंड ब्लास्टिंग का काम होता है तो वहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर पूछा ही जाता है। तो सिंपली आपको ये आंसर देना है कि सर कॉम्प्रेस एयरलाइन हो, होजेस हो या फिर जितनी भी फिटिंग्स हो उसको प्रॉपरली आपको इंस्टॉल करना है, और मेक श्योर करना है कि वो जो होसेस है उसमें कोई भी लीकेज नहीं है। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि जो कॉम्प्रेसर्स होता है उसका मिसयूज जो है वो आपको नहीं करना है। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि जो भी सैंड ब्लास्टिंग का काम करता है उसको फ्रेश एयर हुड या फिर मास्क का जो है वो इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि जहाँ पर भी सैंड ब्लास्टिंग हो रही है वहाँ पर पीरियडिकली हाउसकीपिंग करना है। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो आपको उसके नियर बाय में रखना है। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि डस्ट मास्क, एयर प्लग और एयर मॉप जो है उसका भी इस्तेमाल करना है जब भी सैंड ब्लास्टिंग का काम होता है। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि जो सैंड ब्लास्टिंग का जो काम है वो टॉप ऑफ फ्लोटिंग जो रूफ टैंक है अगर वो सर्विस में है तो उस वक्त वहाँ पर सैंड ब्लास्टिंग नहीं करनी है। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि सैंड ब्लास्टिंग के दौरान गॉगल्स और फेशियल का जो है वो इस्तेमाल करना है। तो ये जो सारे पॉइंट्स है वो आपको बताने हैं जब भी वो अगर आपको क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट आर द प्रिकॉशंस फॉर सैंड ब्लास्टिंग। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द प्रिकॉशंस फॉर पेंटिंग। तो ऐसे सवाल का जो जवाब है वो आपको कुछ इस तरीके से देना है कि सर जितने भी फ्लैमेबल मटेरियल है उस वर्क एरिया में उसको सबसे पहले क्लियर करना है। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि जितने भी रिक्वायर्ड प्रोटेक्टिव क्लोथिंग है या फिर जो भी इक्विपमेंट्स है उसका इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि जो भी पर्सन्स पेंटिंग का काम कर रहे हैं तो उसने कार्ट्रिज जो रेस्पिरेटर्स होता है उसका इस्तेमाल करना है, उसको पहनना है। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि जहाँ पर भी पेंटिंग एक्टिविटी होती है वहाँ पर एडुकेट वेंटिलेशन होना चाहिए और वो नेसेसरी है। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि जहाँ पर भी पेंटिंग एक्टिविटी होती है वहाँ पर एडुकेट वॉशिंग फैसिलिटी होनी चाहिए। और फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि जो भी पर्सन्स पेंटिंग का काम कर रहे हैं उसने बैरियर क्रीम अपने स्किन के ऊपर अप्लाई करना है। तो ये जो सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं फॉर द पेंटिंग ये आपको बताने हैं। फिर उसके बाद का क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द हजार्ड्स इन वेल्डिंग एक्टिविटी, और ये भी जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर आपको पूछा ही जाता है। तो सिंपली आपको ये आंसर देना है कि सर जब भी कोई वेल्डिंग एक्टिविटी होती है तो उसमें सबसे पहला हजार्ड होता है आई इंजुरी, फिर उसके बाद है बर्न इंजुरी। अगर जो भी आर्क वेल्डिंग है उसको अगर रियलाइजेशन करते हैं तो बर्न इंजुरी भी हो सकती है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक शॉक जो है वो भी हो सकता है लाइट आर्क रेडिएशन के कारण। फिर उसके बाद आपको बताना है हीट, लाइट और रेडिएशन इफेक्ट हो सकता है हीट फ्यूम के द्वारा। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि जब भी वेल्डिंग एक्टिविटी होती है तो वहाँ पर पॉइजनस जो गैसेस है वो भी क्रिएट होती है, तो वो भी जो है वो एक हजार्ड है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि फायर यानी कि आग लगना वो भी हजार्ड है। फिर उसके बाद बताना है कि एक्सप्लोजन जो स्कैटरिंग मटेरियल हो सकता है वहाँ पर उसको एक्सप्लोजन भी हो सकता है, वो भी हजार्ड है। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि नॉइज़ वो भी हजार्ड है।
फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि स्पार्क जो होता है यानी कि स्पार्क निकलना वेल्डिंग के कारण वो भी एक हज़ार्ड है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जो फ्लाइंग सैंड होती है वो भी एक हज़ार्ड होता है। तो ये जो सारे हज़ार्ड जो हमने यहाँ पर देखे हैं ये आपको सभी उनको बताने हैं जब भी वो आपको क्वेश्चंस पूछते हैं कि व्हाट आर द हज़ार्ड्स इन वेल्डिंग एक्टिविटी। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है व्हाट आर द हज़ार्ड्स एंड इंजुरीज इन मैनुअल हैंडलिंग, यानी कि मैनुअल हैंडलिंग के दौरान कौन से हज़ार्ड का सामना आपको करना पड़ सकता है और कौन सी इंजुरीज जो है वो हो सकती है। तो सिंपली आपको यह आंसर देना है कि सर मैनुअल हैंडलिंग के दौरान अगर वो जो मटेरियल है उसमें अगर शार्प एज है तो उसके कारण कटिंग फिंगर्स हो सकती है, ये इंजुरी हो सकती है, ये आपको बताना है। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि सर मैनुअल हैंडलिंग के दौरान बर्न इंजुरी भी हो सकती है उसमें अगर हॉट आर्टिकल्स अगर हो तो। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि सर फुट इंजरी भी हो सकती है, यानी कि हमारे पैरों को भी इंजरी हो सकती है अगर जो भी आर्टिकल्स या फिर मटेरियल हम अगर ड्रॉप कर देते हैं तो। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि सर हमारी जो डिस्क होती है यानी कि पीठ की जो डिस्क होती है वो भी स्लिप हो सकती है, और वो कब स्लिप हो सकती है कि जब कोई ऑब्जेक्ट को आपको उठाना है और फिर उसको उठाने के लिए यानी कि उसको लिफ्टिंग के दौरान अगर आपका जो पोस्चर है वो अगर सही से नहीं है तो उस दौरान जो है आपकी जो डिस्क है वो स्लिप भी हो सकती है। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि सर मैनुअल हैंडलिंग के दौरान हमारी जो फिंगर्स है या फिर जो व्रिस्ट है यानी कि कलाई जो है वो भी स्ट्रेन्स हो सकती है। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि सर मैनुअल हैंडलिंग के दौरान हार्नियाज या फिर फ्रैक्चर्स भी हो सकते हैं। तो ये जो सारे हज़ार्ड्स है और जिनकी इंजुरीज है ये भी आपको उस आंसर में बतानी है। चलिए अब जानते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स इन मैनुअल हैंडलिंग, यानी कि मैनुअल हैंडलिंग के दौरान कौन से कारण की वजह से एक्सीडेंट हो सकता है वो आपको बताना है। तो सिंपली आपको ये आंसर देना है कि सर इम्प्रॉपर लिफ्टिंग, यानी कि लिफ्टिंग जो है वो अगर प्रॉपर तरीके से अगर नहीं करते हैं तब वो कॉज ऑफ एक्सीडेंट हो सकता है। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि हेवी अगर लोड्स है उसको अगर कैरी करते हो तो वो भी कॉज ऑफ एक्सीडेंट हो सकता है। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि मैनुअल हैंडलिंग के दौरान अगर उस मटेरियल के ऊपर अगर प्रॉपर ग्रिपिंग नहीं है तब भी वो कॉज ऑफ एक्सीडेंट बन सकता है। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि मैनुअल हैंडलिंग के दौरान अगर आप प्रॉपर पीपी का इस्तेमाल नहीं करते हो यानी कि वो पीपी यूज़ करने में अगर आप फेल होते हो तो वो भी कॉज ऑफ एक्सीडेंट हो सकता है। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि सर मैनुअल हैंडलिंग के दौरान अगर ग्रीसी, ऑयली या फिर इरेगुलर अगर ऑब्जेक्ट्स हो और उसको अगर हम लिफ्टिंग कर रहे हैं तो वो भी कॉज ऑफ एक्सीडेंट हो सकता है। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि पुअर फिजिक्स, यानी कि ये भी जो है वो कॉज ऑफ एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये जो सारे पॉइंट्स है ये आपको बताने हैं जब भी वो आपको क्वेश्चंस करते हैं कि व्हाट आर द कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स इन मैनुअल हैंडलिंग। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है व्हाट प्रिकॉशंस आर नीड टू अवॉइड एक्सीडेंट इन मैनुअल हैंडलिंग, यानी कि हमने ऐसे कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि जिसकी वजह से एक्सीडेंट को अवॉइड किया जा सकता है मैनुअल हैंडलिंग के दौरान। तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि सर जिस मटेरियल को अभी हम लिफ्टिंग कर रहे हैं तो बिफोर लिफ्टिंग हमें ये चेक करना है कि उसमें अगर शार्प एज है या फिर कोई ऐसा पोर्शन उस मटेरियल में है कि जिसकी वजह से बर्न इंजरी हो सकती है, तो सबसे पहले उसको रिमूव करना है। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि जो भी पीपीज है जैसे कि सेफ्टी ग्लोव्स हो गया, सेफ्टी शूज़ हो गया, वो आपको इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि जो भी मटेरियल आप लिफ्ट कर रहे हो उसका अगर वेट ज़्यादा है तो आपको एक पर्सन के द्वारा उस मटेरियल को उठाना नहीं है, और हो सके तो आपको उस मटेरियल को उठाने के लिए दूसरे आदमी की सहायता लेनी है। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि जहाँ पर भी आप लोड कैरी कर रहे हो तो उस पाथवे में किसी भी ऑब्स्टेकल से उस पाथवे को ब्लॉक नहीं करना है। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि सर हो सके तो हमें मैनुअल हैंडलिंग जो है वो अवॉइड करनी है और वहाँ पर मैकेनिकल इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करके, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्रेन है, उसका इस्तेमाल करके हमें उस मटेरियल को शिफ्ट करना है। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि सर जिस ऑब्जेक्ट को हम उठा रहे हैं उसमें मॉडिफाई करना है। तो ये जो सारे पॉइंट्स है ये आपको बताने हैं। फिर उसके बाद का क्वेश्चन आता है टिप्स फॉर मैनुअल हैंडलिंग, यानी कि मैनुअल हैंडलिंग के लिए आप क्या टिप्स दे सकते हो। तो सिंपली आपको ये आंसर देना है कि सर मैनुअल हैंडलिंग के लिए सबसे पहले हमारे पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। फिर हमें देखना है कि जहाँ पर भी मैनुअल हैंडलिंग करनी है वो जो पाथ है वो हमें क्लियर करना है। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि जिस लोड को आप उठा रहे हो उस लोड से आपको नज़दीक में मूव होना है। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि सर हमें जो है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसको हम मैनुअल हैंडलिंग से शिफ्ट करने वाले हैं उसके ऊपर हमारी जो ग्रिप है वो सिक्योर होनी चाहिए। फिर आपको ये बताना है कि सर मैनुअल हैंडलिंग के दौरान हमारा जो हेड है वो अपराइट होना चाहिए।
फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि सर मैनुअल हैंडलिंग के दौरान हमारा जो स्पाइन होता है उसका जो नॉर्मल कर्व्स है वो हमें मेंटेन करके रखना है। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि सर मैनुअल हैंडलिंग के दौरान हमें हमारे जो लेग्स हैं और बॉडी वेट जो है उसके ज़रिए मटेरियल को लिफ्ट करना है। और फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि मैनुअल हैंडलिंग के दौरान आपको ट्विस्ट नहीं होना है। तो ये सारी बातें जो है वो आपको बताने हैं एज अ टिप्स फॉर मैनुअल हैंडलिंग। चलिए अब जानते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स इन मैकेनिकल हैंडलिंग, यानी कि मैकेनिकल हैंडलिंग के दौरान कौन से कॉज ऑफ एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो सिंपली आपको ये आंसर देना है कि सर सडन फेलियर ऑफ वायर रोप और चेन, यानी कि वायर रोप या फिर जो चेन है वो अगर सडनली फेल हो जाती है तो वो कॉज ऑफ एक्सीडेंट हो सकता है। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि सर स्लिंग में से अगर कोई भी अगर लोड हो वो अगर स्लिप अगर हो जाता है तो वो भी कॉज ऑफ एक्सीडेंट हो सकता है। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि सर लिफ्टिंग के दौरान, यानी कि एट द टाइम ऑफ लिफ्टिंग अगर लोड में अगर स्विंगिंग अगर होती है तो वो भी कॉज ऑफ एक्सीडेंट हो सकता है। और फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि लोड कभी कभी जो है वो लिफ्टिंग के दौरान आदमी को भी हिट कर सकता है तो वो भी कॉज ऑफ एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको बताने हैं जब भी वो आपको क्वेश्चंस करते हैं कि कॉज ऑफ एक्सीडेंट इन मैकेनिकल हैंडलिंग, यानी कि मैकेनिकल हैंडलिंग के लिए कौन से कॉज ऑफ एक्सीडेंट हो सकते हैं। फिर उसके बाद का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एक्सीडेंट्स इन पुअर हाउसकीपिंग, यानी कि पुअर हाउसकीपिंग में क्या एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो सिंपली आपको ये आंसर देना है कि सर आदमी जो है वो कोई भी अगर ओवरहेड पर अगर कोई चीज़ है तो उसके कारण उसको हिट हो सकती है। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि आदमी स्लिप भी हो सकता है अगर वहाँ पर ग्रीसी, वेट या फिर डर्टी फ्लोर हो तो। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि जो आदमी है वो ओपन टैंक में गिर भी सकता है अगर उस ओपन टैंक के ऊपर लेवर फ्लोर में कवर नहीं है तो। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि पुअर लाइटिंग की वजह से एक्सीडेंट हो सकता है। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि फायर एक्सीडेंट भी हो सकता है अगर वहाँ पर फॉल्टी इलेक्ट्रिकल वायर हो तो ये सारे पॉइंट्स आपको बताने हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एडवांटेजेस इन गुड हाउसकीपिंग, यानी कि अगर हाउसकीपिंग अच्छी है तो उसके क्या एडवांटेजेस हैं। तो सिंपली आपको ये आंसर देना है कि सर अगर अच्छी हाउसकीपिंग अगर रहती है तो उसके कारण जो एक्सीडेंट्स है उसमें रिडक्शंस होता है, यानी कि उसमें कमी होती है इंक्लूडिंग फायर एक्सीडेंट्स। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि सर अगर गुड हाउसकीपिंग अगर रहती है तो हम प्रॉपर्टी डैमेज होने से भी बचा सकते हैं। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि सर अगर अच्छी हाउसकीपिंग रहती है तो उसके कारण एम्प्लॉय का जो मोरल होता है वो इम्प्रूव होता है। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि सर अच्छी हाउसकीपिंग के कारण प्रोडक्टिविटी बेटर हो जाती है। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि वर्किंग एरिया जो है वो प्रेजेंटेबल हो जाता है। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि ह्यूमन की जो एनर्जी है वो कंजर्व हो जाती है। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि जो भी विजिटर्स है वो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाते हैं अच्छी हाउसकीपिंग के कारण। और फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि सुपरवाइजर के ऊपर जो भी बर्डन होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है अच्छी हाउसकीपिंग के कारण। तो ये सारे जो पॉइंट्स है ये आपको बताने हैं जो एडवांटेजेस होते हैं अच्छी हाउसकीपिंग के। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो भी हैंड टूल्स होते हैं उसकी हमने केयर और मेंटेनेंस कैसे करनी चाहिए। तो उसके लिए सिंपली आपको ये आंसर देना है कि सर जो भी टूल्स होते हैं उसको साफ और कोरोजन से फ्री रखना है। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि जो भी टूल्स का मेटल पार्ट्स होता है उसको लाइटली ऑयल रखना है। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि जो भी टूल्स इस्तेमाल के नहीं है उसको सेपरेटली स्टोर करके रखना है। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि जो भी अच्छा वर्कर है उसे जिम्मेदारी देना है कि जो भी टूल्स है उसको रेगुलरली इंस्पेक्ट करे। और फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि जो भी टूल्स है वो विदाउट हैंडल के जरिए आपको इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये सारे जो पॉइंट्स है वो आपको बताने हैं। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो भी पावर टूल्स का आप इस्तेमाल करते हो तो उसमें होने वाले जो एक्सीडेंट है उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपको कुछ इस तरीके से देना है कि सर पावर टूल्स का इस्तेमाल जो भी ऑपरेटर्स करता है उसने फेस शील्ड और सेफ्टी ग्लासेस पहनने चाहिए। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि सर पावर टूल्स जो है वो काम होने के बाद अच्छे से स्टोर रूम में रखना है। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि जो भी पावर टूल्स है उसको प्रोटेक्ट करना है बाय गार्ड से। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि जो भी न्यूमेटिक होसेस है या फिर इलेक्ट्रिकल केबल्स है पावर टूल्स के, उन सभी को पैसेज जो वेज होता है वहां से पास नहीं करना है। फिर आपको बताना है कि जो भी इलेक्ट्रिकल पावर टूल्स है वो सभी के सभी प्रॉपरली अर्थ होने चाहिए।
फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि न्यूमेटिक टूल्स का जो होज होता है उसके साथ कभी भी हॉर्स प्ले नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि पावर टूल्स जो भी मशीन्स है उसको प्रॉपरली मेंटेन और अच्छे से ऑपरेट करना है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो आपको बताने हैं। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि हैंड टूल्स जो है उसके कॉज ऑफ एक्सीडेंट क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये बताना है कि टूल्स को अगर हम रॉन्ग वे में इस्तेमाल करते हैं तो वो कॉज ऑफ एक्सीडेंट बन सकता है। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि टूल्स की अगर डिफेक्टिव कंडीशन है और उस दौरान अगर आप उसका इस्तेमाल करते हो तो वो भी कॉज ऑफ एक्सीडेंट हो सकता है। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि राइट जॉब के लिए अगर आपने राइट टूल्स का इस्तेमाल नहीं करते हो या फिर वो करने से फेल हो जाते हो तो वो भी कॉज ऑफ एक्सीडेंट हो सकता है। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि जो भी टूल्स है उसको कैरी करने का जो भी वे है वो आप फॉलो नहीं करते हो और उसको रॉन्ग वे में कैरी करते हो तो वो भी कॉज ऑफ एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये सारे जो पॉइंट्स है ये आपको बताने हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिकल वर्क के दौरान कौन से प्रिकॉशंस जो है वो नेसेसरी होते हैं। तो सिंपली आपको ये आंसर देना है कि सर ओनली जो कॉम्पिटेंट पर्सन होता है वही जो है वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को हैंडल कर सकता है। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है वो सभी के सभी प्रॉपरली अर्थ होने चाहिए। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि जितने भी टेम्पररी इलेक्ट्रिकल लाइंस है वो सारी की सारी आदमी की जितनी हाइट है उससे ज़्यादा हाइट पर होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि इलेक्ट्रिकल केबल जितने भी हैं वो कम्प्लीटली इंसुलेटेड होने चाहिए। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि जितने भी इलेक्ट्रिकल केबल है उनमें कोई भी जॉइंट्स नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि एक पॉइंट के लिए एक ही कनेक्शन होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि जहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल वर्क होता है वहाँ पर अच्छी हाउसकीपिंग होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि फायर प्रोटेक्शन जो भी इक्विपमेंट है वो भी नियर बाय होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर फायर एक्सटिंग्विशर। फिर उसके बाद आपको बताना है कि रबर ग्लोव्स, रबर बूट्स इसका इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि जो वायर है उसकी क्वालिटी जो है वो अच्छी कंडीशन में होना चाहिए, वो भी आपको बताना है। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि पावर आइसोलेशन जो होता है वो जॉब के नज़दीक होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि जो भी लूज वायर है उसकी जगह पर आपको 3 पिन प्लग का इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि अगर आपके हाथ पानी से गीले हैं यानी कि वेट कंडीशन में है तो उस दौरान आपको कोई भी जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है उसको ऑपरेट नहीं करना है। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि जहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का काम हो रहा है वहाँ पर आपने गीले होकर यानी कि वेट होकर उस सरफेस के ऊपर खड़े नहीं रहना है। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि इलेक्ट्रिकल वर्क एरिया में प्रॉपर साइन बोर्ड जो है वो नेसेसरी होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि कोई भी पर्सन्स को परमिशंस नहीं है कि लाइव इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के साथ वो काम करे। और फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि जिस पर्सन्स ने ऑलरेडी स्विच ऑफ किया था उसी पर्सन ने दोबारा उसको स्विच ऑन करना है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो आपको बताने हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द हजार्ड्स इन कंस्ट्रक्शन। और ये जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर सभी कंस्ट्रक्शन कंपनी में पूछा ही जाता है। तो इसके लिए आपको सिंपली ये आंसर देना है कि सर ऊंचाई से आदमी गिरने का खतरा होता है और जिसके कारण वो इंज्योर भी हो सकता है। तो वो सबसे पहला जो खतरा है वो आपको बताना है। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि ऊंचाई से कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे गिर सकता है जिसके कारण जो नीचे वाला जो पर्सन है वो इंज्योर हो सकता है। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि टॉप से जो मटेरियल है वो नीचे गिर सकता है और वो डैमेज हो सकता है। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि एक्सकैवेटेड पिट में पर्सन फॉल भी हो सकता है, वो भी हजार्ड है, वो आपको बताना है। फिर उसके बाद बताना है कि जो सॉइल है वो कोलैप्स भी हो सकती है जिसके कारण जो नीचे में पर्सन है वो इंज्योर हो सकता है। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि जो अंडरग्राउंड जो केबल्स हैं वो भी डैमेज हो सकते हैं या फिर जो सीवेज पाइप है वो भी डैमेज हो सकता है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि जो भी स्कैफोल्डिंग है वो भी कोलैप्स हो सकती है या फिर पर्सन्स जो है वो हाइट से गिर सकता है और इंज्योर हो सकता है। तो वो भी जो हजार्ड है वो आपको बताने हैं। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि सर इलेक्ट्रिक शॉक जो हजार्ड है वो भी मेन हजार्ड होता है कंस्ट्रक्शन में। फिर उसके बाद आपको ये बताना है फायर एंड एक्सप्लोजन जो है वो हजार्ड बताना है, बर्न इंजुरीज, हेल्थ एंड लंग्स प्रॉब्लम जो है वो कंस्ट्रक्शन हजार्ड है, स्नेक बाइट्स वो भी कंस्ट्रक्शन हजार्ड है, पॉइजनस गैस वो भी कंस्ट्रक्शन हजार्ड है। तो ये सारे जो हजार्ड है वो आपको बताने हैं। फिर उसके बाद का क्वेश्चन आता है वो है कॉजेस ऑफ एक्सीडेंट्स इन कंस्ट्रक्शन, यानी कि कंस्ट्रक्शन में कौन से कारण एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये भी जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर इंटरव्यू में आपको पूछा जाता है।
तो इसका जो आंसर है वो सिंपली आपको इस तरीके से देना है कि सर सबसे पहला जो है वो इरेक्शन के दौरान अगर इक्विपमेंट अगर फेलर हो जाता है तो वो भी कॉज ऑफ एक्सीडेंट बन जाता है। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि हाइट से पर्सन जो है वो फॉल भी हो सकता है, यानी कि नीचे गिर सकता है, तो वो भी कॉज ऑफ एक्सीडेंट हो सकता है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक शॉक जो है वो भी कॉज ऑफ एक्सीडेंट है। इम्प्रॉपर लाइटिंग है। नॉन स्टॉप वर्किंग बाय वर्कर, यानी कि वर्कर जो है वो कंटिन्यू काम कर रहा है, वो भी कॉज ऑफ एक्सीडेंट बन सकता है। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि ट्रेंच एक्सकेवेशन के दौरान वो जो अर्थ है वो कोलैप्स भी हो सकती है, तो वो भी कॉज ऑफ एक्सीडेंट है। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि जो भी सेफ्टी इक्विपमेंट है उसका अगर इस्तेमाल करने से अगर आप फेल हो जाते हो तो वो भी कॉज ऑफ एक्सीडेंट है। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि कंस्ट्रक्शन के दौरान अगर वर्क एट हाइट पर विदाउट सेफ्टी हार्नेस अगर आप काम करते हो तो वो भी कॉज ऑफ एक्सीडेंट है। तो ये सारे जो पॉइंट्स है ये आपको बताने हैं। फिर उसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है जनरल सेफ्टी प्रिकॉशंस इन कंस्ट्रक्शंस, यानी कि कंस्ट्रक्शन में जब भी आप काम करते हो तो वहां पर जनरल ऐसे कौन सी सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं वो आपको बताने हैं। और ये भी जो क्वेश्चंस है वो ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में पूछा ही जाता है। तो आपको इसका जो जवाब है वो सिंपली इस प्रकार देना है कि सर जो एडुकेट फर्स्ट एड इक्विपमेंट है वो रेडी होने चाहिए कंस्ट्रक्शन साइट पर। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि एडुकेट जो भी फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है वो भी साइट पर अवेलेबल होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि जो भी जनरल इलेक्ट्रिकल रूल्स हैं उन सबको फॉलो करना है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि नाइट वर्क के दौरान जो भी सुटेबल लाइटिंग है उनकी प्रॉपर अरेंजमेंट करनी है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जो भी पर्सन्स वर्क एट हाइट पर काम कर रहे हैं उन सभी ने सेफ्टी बेल्ट जो है वो पहनना ज़रूरी है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जो भी वर्कमैन है, यानी कि काम करने वाले जो भी व्यक्ति है जो सीमेंट हैंडलिंग करते हैं उन सभी ने गॉगल्स, रबर ग्लोव्स, रबर बूट्स और नोज मास्क का इस्तेमाल उन्होंने करना चाहिए। फिर उसके बाद आपको बताना है कि कंस्ट्रक्शन साइट में जो भी ग्राइंडिंग मशीन्स का आप इस्तेमाल करते हो तो उसका जो भी मूविंग पार्ट्स होता है उसको गार्ड से कवर करना है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जो भी एक्सकैवेटेड मटेरियल है वो एक्सकैवेटेड के नज़दीक नहीं रखना है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जो भी डिफेक्टिव टूल्स है उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि जब भी कोई वर्कर लैडर का इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि लैडर से ऊपर चढ़ रहा है, तो उस समय उसके पास कोई भी टूल्स जो है उसके हाथ में उसने कैरी नहीं करना है। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि जो भी एक्सकैवेशंस होता है उस एक्सकैवेशन स्पीड को प्रॉपरली गार्डेड करना है, और वो भी बाय सुटेबल फेंसिंग से। तो ये जो सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पर देखे हैं ये सारे पॉइंट्स आपको बताने हैं जब भी वो आपको क्वेश्चंस करते हैं कि कंस्ट्रक्शन में क्या जनरल सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं। तो इंटरव्यू में आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ टू इरेक्ट स्कैफोल्डिंग, यानी कि स्कैफोल्डिंग को कैसे इरेक्ट किया जाता है। ये क्वेश्चन आपको इसलिए पूछा जाता है ताकि आपको पता होना चाहिए कि स्कैफोल्डिंग कैसे इरेक्ट की जाती है। जब आपको पता चलेगा कि वो कैसे इरेक्ट की जाती है तभी आप उसमें हज़ार्ड जो है वो फाइंड आउट कर सकोगे और उसके जो कंट्रोल मेजर्स है वो सजेस्ट कर पाओगे। तो इसका आंसर आपको कुछ इस प्रकार देना है कि सर सबसे पहले जो फर्म ग्राउंड लेवल होता है उसके ऊपर हमें स्कैफोल्डिंग को इरेक्ट करना होता है, और ये जो स्कैफोल्डिंग है ये ट्रेन और स्किल पर्सन्स के द्वारा इरेक्ट की जाती है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि स्कैफोल्डिंग जो है वो कंस्ट्रक्ट की जाती है मेटल पाइप से और वुडन बोर्ड से। फिर उसके बाद आपको बताना है कि ये जो स्कैफोल्डिंग है ये डिज़ाइन की जाती है और कंस्ट्रक्टेड की जाती है वुड एंड साउंड मटेरियल से। फिर उसके बाद आपको बताना है कि लूज अर्थ के ऊपर आपको स्कैफोल्डिंग को इरेक्ट नहीं करना है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि स्कैफोल्डिंग के दौरान जो भी क्लैम्प्स होते हैं उसको प्रॉपरली आपको फिक्स करना है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जो भी ब्रेसिंग है उसको भी प्रॉपरली आपको फिक्स करना है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि वर्टिकल पाइप के नीचे जो बेस होता है वो सोल प्लेट का होना चाहिए। तो ये जो सारे पॉइंट्स है ये आपको बताने हैं जब भी वो आपको क्वेश्चन पूछते हैं कि हाउ टू इरेक्ट स्कैफोल्डिंग। फिर अगला क्वेश्चन जो है वो आपको पूछा जा सकता है वो है सेफ्टी प्रिकॉशंस ऑफ स्कैफोल्डिंग, यानी कि स्कैफोल्डिंग में कौन से सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं। और ये जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो इसका जो आंसर है वो आपको इस प्रकार देना है कि जो वुडन बोर्ड होते हैं उसको आपको पेंट नहीं करना है।
फिर उसके बाद आपको बताना है कि जो भी वुडन बोर्ड है उसमें कोई भी क्रैक नहीं होनी चाहिए। फिर आपको बताना है कि जो भी पाइप्स और क्लैम्प्स है उसको आपको चेक करना है कि उसके ऊपर कोई रस्ट तो नहीं है, वो आपको बताना है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जो भी क्लैम्प्स है वो गुड क्वालिटी के होने चाहिए और प्रॉपरली फिक्स होने चाहिए। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जो बोर्ड की थिकनेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3.4 सेंटीमीटर होनी चाहिए और उसमें कोई भी बेंडिंग नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको बताना है कि स्कैफोल्ड जो है वो वेल कंस्ट्रक्टेड होनी चाहिए, रिजिड होनी चाहिए और प्रॉपरली बेस्ड होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको बताना है कि स्कैफोल्डिंग इरेक्शन के लिए आपको गुड और साउंड मटेरियल का इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जो भी जॉइंट्स है उसमें वुडन बेलीज का इस्तेमाल नहीं करना है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जो भी वर्टिकल पोल्स है उसकी जो हाइट है वो मोर देन 6 फीट नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको बताना है कि स्कैफोल्डिंग सस्पेंशंस के लिए आपको चेन्स और रोप्स का इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि हाइट से कोई भी मटेरियल जो है वो आपको थ्रो नहीं करना है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जब भी आप हाइट के ऊपर काम करते हो यानी कि अबाउ 6 फीट हाइट काम करते हो तो आपको सेफ्टी हार्नेस का इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जो भी स्कैफोल्ड बन गई है उसकी जो टाई है उसकी प्रॉपरली आपको अरेंजमेंट करना है। तो ये जो सारे पॉइंट्स है ये आपको बताने हैं जब भी वो आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि स्कैफोल्डिंग में क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन जो है वो आपको पूछा जा सकता है कि कन्फाइंड स्पेस में क्या कंट्रोल मेजर जो है वो आपने लेने चाहिए। और ये भी जो क्वेश्चंस है वो ज़्यादातर जिस कंपनी के लिए आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो वहाँ पर अगर कन्फाइंड स्पेस की एक्टिविटी होती है तो वहाँ पर ये जो सवाल है ये ज़्यादातर पूछा जाता है। तो इसका जो आंसर है वो आपने इस प्रकार देना है कि सबसे पहले जब भी आप कन्फाइंड स्पेस में इंटर करते हो तो आपके पास एयरलाइन ब्रीथिंग apparatus सेट होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको बताना है कि 24 वोल्ट का फ्लेम प्रूफ जो हैंड लैम्प्स है उसका ही आपको कन्फाइंड स्पेस में इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि कन्फाइंड स्पेस का जो भी मैनहोल है उसके पास होल वॉचर होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जो भी फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स हैं वो रेडी कंडीशन में होनी चाहिए, मतलब वो रेडी कंडीशन में आपको वहाँ पर रखना है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि कन्फाइंड स्पेस में एंट्री करने से पहले वहाँ पर गैस टेस्ट होनी चाहिए ताकि वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल कितना है वो चेक हो सके। फिर उसके बाद आपको बताना है कि वहाँ पर अगर वेंटिलेशन बराबर नहीं है तो आपको ब्लोअर्स भी प्रोवाइड कराना है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि कन्फाइंड स्पेस के अंदर स्मोक नहीं करना है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि रोप्स हो या फिर हार्नेस हो उसका आपको इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जो भी कन्फाइंड स्पेस की एंट्री है वो जो स्पेसेस है वो क्लीन होने चाहिए। फिर उसके बाद आपको बताना है कि अगर कन्फाइंड स्पेस में फ्लेमेबल अगर वेपर है तो वहाँ पर स्पार्किंग टूल्स का इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये जो सारे पॉइंट्स है ये आपको बताने हैं जब भी वो आपसे सवाल पूछते हैं कि कंट्रोल मेजर्स क्या है कन्फाइंड स्पेस के। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेफ्टी रूल्स व्हेन यूजिंग लैडर्स, यानी कि जब लैडर का आप इस्तेमाल करते हो तब उसके लिए कौन से सेफ्टी रूल्स है। तो उसका आपको इस तरीके से आंसर देना है कि आपके जो भी फुट है वो ग्रीसी, ऑयली या फिर मडी नहीं होनी चाहिए और उनकी जो ग्रिप है रंग्स के ऊपर वो अच्छी होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जब भी आप लैडर के ऊपर चढ़ते हो या फिर नीचे उतरते हो तो उस दौरान आपको उस लैडर को फेस करना है और साथ ही में आपकी जो दोनों हैंड्स है उसका भी इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जो भी लाइट टूल्स है जो आपको कैरी करने हैं तो वो आपको पॉकेट्स में रखने हैं जो शोल्डर की बैग है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि लैडर को आपको एक हाथ से जो है वो होल्ड करके रखना है। अगर आपको दोनों हाथों का इस्तेमाल करना है तो उस दौरान आपने सेफ्टी हार्नेस का इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि लैडर के जो भी रंग्स होते हैं, मतलब ऊपर से जो तीसरा जो रंग्स होता है उसको आपको क्रॉस नहीं करना है, यानी कि उसके ऊपर आपको नहीं जाना है। और साथ ही में जो एक्सटेंशन लैडर होती है उसका टॉप का जो सेकंड रंग्स होता है उसके भी ऊपर आपको नहीं जाना है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जो भी स्टेप लैडर है उसको आपको फुल्ली ओपन करना है और उसके जो डिवाइडर है उसको लॉक करना है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं वहाँ पर उसके नियर में मेटल लैडर का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जो भी मेटल लैडर है उसको आपको जो फर्म फुटिंग होती है उसके ऊपर प्लेस करना है और वो भी 75 डिग्री के एंगल में। फिर उसके बाद आपको बताना है कि कोई भी अगर लैडर हो उसमें अगर कोई भी अगर डिफेक्ट हो तो उसको आपको मार्क करके रखना है और उसका इस्तेमाल आपको नहीं करना है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि लैडर का जो इस्तेमाल है वो कोई बॉक्स हो या फिर ड्रम हो उसके ऊपर नहीं करना है।
फिर उसके बाद आपको बताना है कि रबर का जो भी प्रोटेक्शन होता है वो लैडर को उसके हेड पर और उसके हिल पर होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये जो सारी बातें हैं ये आपको बतानी है जब भी वो आपसे सवाल पूछते हैं कि व्हाट आर द सेफ्टी रूल्स व्हेन यूजिंग लैडर्स। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेफ्टी रूल्स इंश्योरिंग ऑक्सीजन सिलेंडर्स, यानी कि ऑक्सीजन सिलेंडर को इंश्योर करने के ऐसे कौन से सेफ्टी रूल्स हैं। तो उसके लिए आपको ये आंसर देना है कि सर ऑक्सीजन जो सिलेंडर्स होते हैं वो कंबस्टेबल मटेरियल के नज़दीक आपको नहीं रखना है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स को जब भी आप हैंडल कर रहे हो तो उस दौरान आपके जो हैंड्स है वो ग्रेसी नहीं होने चाहिए या फिर आपके जो ग्लोव्स हैं वो भी ग्रेसी नहीं होने चाहिए। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जो भी ऑक्सीजन सिलेंडर्स है या फिर उनकी जो फिटिंग्स है उनको जो ऑयल बेस्ड सोप सॉल्यूशंस होता है उससे टेस्टेड नहीं करना है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जो भी ऑक्सीजन सिलेंडर्स है और जो अदर कंबस्टेबल जो भी गैस सिलेंडर्स है उन दोनों को आपको साथ में स्टोर नहीं करना है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जो सिलेंडर का टॉप कवर होता है वो हमेशा पोजीशन में होना चाहिए और जब आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो उसके ऊपर कवर होना चाहिए, मतलब उसके ऊपर स्क्रू सेफ्टी होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको बताना है कि सिलेंडर को एज अ रोलर आपको उसका इस्तेमाल नहीं करना है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि ऑक्सीजन का जो इस्तेमाल है वो कन्फाइंड स्पेस में एज अ वेंटिलेटिंग नहीं करना है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको बताने हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है सेफ्टी रूल्स इन यूजिंग कॉम्प्रेस एयर, मतलब कॉम्प्रेस एयर का जब आप इस्तेमाल करते हो तो उसके लिए क्या सेफ्टी रूल्स हैं। तो उसके लिए आपको ये आंसर देना है कि ओनली जो ऑथराइज पर्सन्स है वही कॉम्प्रेस एयर का इस्तेमाल कर सकता है या फिर उसने करना चाहिए। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जो भी आपकी बॉडी है या फिर क्लोथेस है उसको आपको कॉम्प्रेस एयर से क्लीन नहीं करना है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि कॉम्प्रेस एयर के जो भी होस पाइप्स हैं वो आपको पैसेज वे में अक्रॉस नहीं करने हैं। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जो भी कॉम्प्रेस एयर में अगर लीकेजेस हैं तो वो आपको हैंड के जरिए टेस्टेड नहीं करना है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जो भी टूल्स को आप रन कर रहे हो बाय यूजिंग कॉम्प्रेस एयर तो उस समय आपने सेफ्टी शूज़ पहनना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये जो सारे पॉइंट्स है ये आपको बताने हैं। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हैंडलिंग ऑफ कॉम्प्रेस गैस सिलेंडर्स, और ये जो क्वेश्चंस है वो ज़्यादातर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि कॉम्प्रेस गैस सिलेंडर को आप कैसे हैंडल कर सकते हो या फिर उसको कैसे हैंडल करना चाहिए। तो उसके लिए आपको ये आंसर देना है कि जो भी कॉम्प्रेस गैस सिलेंडर होते हैं उसको आपको ड्रैग नहीं करना है या फिर ड्रॉप नहीं करना है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि ये जो सिलेंडर्स है उसको आपको ड्राई और वेल वेंटिलेटेड एरिया में ही प्लेस करना है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जो भी चेन्स हो या फिर स्लिंग्स हो उससे आपको सिलेंडर को लिफ्ट नहीं करना है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि कॉम्प्रेस गैस सिलेंडर अगर इस्तेमाल में नहीं है तो उसके ऊपर की जो कैप है उसको आपको रिमूव नहीं करना है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जो भी कॉम्प्रेस गैस सिलेंडर्स है उसको आपको हॉट सोर्सेस के पास स्टोर नहीं करना है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जो भी एसिटिलीन सिलेंडर है उसको आपको हॉरिजेंटली स्टोर नहीं करना है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जो भी एम्प्टी सिलेंडर्स है और फुल्ली सिलेंडर्स है उन दोनों को आपको सेपरेटली स्टोर करना है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जो भी कॉम्प्रेस गैस सिलेंडर है उसमें अगर कोई लीकेज है तो उसको सबसे पहले आपको रिमूव करना है और रिमूव करने के बाद आपको ओपन स्पेस में उसकी जो गैस है वो रिलीज करनी है और इस दौरान आपको कोई भी इग्नाइटेड सोर्स का इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये जो सारे पॉइंट्स है ये आपको बताने हैं जब भी वो आपसे सवाल पूछते हैं कि कैसे आपको कॉम्प्रेस गैस सिलेंडर्स को हैंडल करना चाहिए। और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये जो पॉइंट्स है ये आप ध्यान में रखिए। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोरेज ऑफ गैस सिलेंडर, यानी कि गैस सिलेंडर को हम किस तरीके से स्टोरेज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले बताना है कि जो भी सिलेंडर है उसको आपको सेफ कंडीशन में ड्राई और अच्छी वेंटिलेटेड जो स्टोर जगह है वहाँ पर ही सिलेंडर को स्टोर करके रखना है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि ऑक्सीजन सिलेंडर को हॉरिजेंटली और एसिटिलीन सिलेंडर को वर्टिकली स्टोर करना है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जो भी सिलेंडर्स स्टैंडिंग कंडीशन में है उसको आपको सिक्योर करना है ताकि वो नीचे ना गिर सके। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जो भी फ्लैमेबल गैस सिलेंडर्स है उसको आपको कम से कम 50 फीट दूरी पर रखना है जो अदर बिल्डिंग है उनसे। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जो भी ऑक्सीजन सिलेंडर्स है उसको आपको कभी भी स्टोर नहीं करना है नियर फ्लैमेबल गैस सिलेंडर के। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जो भी एम्प्टी सिलेंडर्स है उसको आपको आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर मार्किंग करनी है चॉक से, और वो आपको मार्किंग करनी है एम्प्टी, और उसको सप्लायर को रिटर्न करने से पहले उसमें कोई डैमेज है क्या वो भी आपको चेक करना है।
फिर उसके बाद आपको बताना है कि सिलेंडर का जो इस्तेमाल है वो आपको एज अ सपोर्ट्स के तौर पर नहीं करना है। तो ये सारी बातें जो है वो आपको बतानी है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि क्रेन के ऊपर आपको थोड़ा ब्रीफ में बताना है, और ये भी जो सवाल है वो ज़्यादातर इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो सिंपली आपको जो है क्रेन के रिगार्डिंग जो भी पॉइंट्स आपको आते हैं वो बताने हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको बताना है कि जो भी ऑथराइज पर्सन है, कॉम्पिटेंट पर्सन है, वही क्रेन को ऑपरेट कर सकता है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जो भी करेक्ट स्लिंग है उसका ही इस्तेमाल आपको लोड को लिफ्ट करने के लिए करना है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जो भी लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स है वो सारे के सारे सर्टिफाइड होने चाहिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, और उसके ऊपर मार्किंग होनी चाहिए कि उसकी सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी कितनी है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जो भी लोड को आप लिफ्ट करना चाहते हो वो लोड का अगर वेट बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू क्रेन की सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी से, उस टाइम में आपको उस लोड को उठाना नहीं है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जब भी आपको क्रेन को पार्किंग करना हो तो उसके पहले आपको ग्राउंड की कंडीशन जो है वो चेक करनी है, और फिर उसके बाद ही पार्क करके उसके जो आउट ट्रिगर्स है उसका इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जितने भी क्रेन के मूविंग पार्ट्स है वो सारे के सारे गार्डेड होने चाहिए। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जो भी अनसर्टिफाइड चेन है, रोप्स है या फिर स्लिंग्स है या फिर हुक्स है, उसका इस्तेमाल आपको नहीं करना है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जितनी भी स्लिंग्स है वो सारी की सारी इंस्पेक्टेड होनी चाहिए बाय थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर। फिर उसके बाद आपको बताना है कि आपको कभी भी सस्पेंडेड लोड के नीचे में खड़े नहीं रहना है या फिर काम नहीं करना है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जो भी आउट ट्रिगर्स आप एक्सटेंड करते हो तो वो हमेशा ग्राउंड फर्म एरिया पर ही आपको प्लेस करना है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि क्रेन के ज़रिए अगर आप मटेरियल उठा रहे हो यानी कि लिफ्ट कर रहे हो तो उस टाइम में वो जो मटेरियल है वो स्विंग नहीं होना चाहिए, वो कंट्रोल में होना चाहिए, इसलिए आपको गाइड रोप का इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जो भी क्रेन है वो हमेशा पीरियडिकली जो है उसका मेंटेनेंस होना चाहिए एज पर मैन्युफैक्चरर्स। तो ये जो सारे पॉइंट्स है ये आपको बताने हैं। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको फोर्कलिफ्ट ट्रक के बारे में कुछ जानकारी बतानी है। तो अगर ऐसा क्वेश्चंस अगर आपको पूछते हैं इसका मतलब ये कि फोर्कलिफ्ट के बारे में आपको कितना नॉलेज है वो वहाँ पर टेस्ट करते हैं। तो आपको फोर्कलिफ्ट के बारे में जितनी भी जानकारी है वो सारी की सारी बतानी है। तो उनको जो आंसर है वो हम इस प्रकार दे सकते हैं कि सर जब भी हम फोर्कलिफ्ट ट्रक का इस्तेमाल करते हैं तो उस समय हमें उसकी ब्रेक कंडीशन कैसी है, उसकी लिफ्ट टिल्ट कैसी है और टायर्स कैसे है वो भी हमें चेक करना होता है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि लोड की जो स्टेबिलिटी है बिफोर मूविंग इट, यानी कि उसको मूव करने से पहले वो भी हमें चेक करना होता है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि फोर्कलिफ्ट ट्रक को कभी भी आपको अनअटेंडेड नहीं रखना है जब उसकी मोटर रनिंग कंडीशन में हो। फिर उसके बाद आपको बताना है कि फोर्कलिफ्ट ट्रक को आपको पैसेज वे में कभी भी पार्क नहीं करना है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि फोर्कलिफ्ट ट्रक को अगर आपको ड्राइव करना हो और उस समय अगर आपके जो हैंड्स है वो वेट कंडीशंस में हो या फिर ग्रेसी हो तो उस समय आपको फोर्कलिफ्ट को ड्राइव नहीं करना है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जब भी आप फोर्कलिफ्ट को ड्राइव करते हो तो उस समय उसकी जो स्पीड लिमिट है वो सेफ होनी चाहिए, और वो ज़्यादातर जहाँ पर टर्निंग पॉइंट आता है वहाँ पर स्लो डाउन होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जब भी फोर्कलिफ्ट को आप ड्राइव करते हो और उस समय फोर्क के ऊपर अगर कोई लोड नहीं है तो उस समय आपको ग्राउंड से 6 इंच जो है उसका फोक जो है वो आपको ऊपर रखना है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि फोर्कलिफ्ट ट्रक को आपको जो गैसियस एरिया है वहाँ पर ऑपरेट नहीं करना है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जो भी लोड है वो ज़्यादा हाई है, यानी कि उसके कारण आपको अगर दिख नहीं रहा है तो उस टाइम में आपको उसको ऑपरेट नहीं करना है, और अगर ज़्यादा ज़रूरी है तो आपको उस ट्रक को रिवर्स में ऑपरेट करना है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जो भी लूज मटेरियल है उसको फोक के ऊपर कैरी करना अवॉइड करना है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जो भी एलिवेटेड लोड है उसके नीचे से किसी भी पर्सन्स को जाने को आपको परमिशन नहीं देना है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जब भी आप स्टैकिंग या फिर मटेरियल को रिमूव करते हो बाय यूजिंग फोर्कलिफ्ट तो उस समय जो भी एम्प्लॉयज़ है उनको आपको वार्न करना है कि वो दूर में खड़े रहे। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जो भी एग्जॉस्ट पाइप है उसमें हमेशा फ्लेम अरेस्टर होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जब भी आप फोर्कलिफ्ट ट्रक का इस्तेमाल नहीं करते हो तो उस समय उसके जो फोक होते हैं तो वो हमेशा लोअर होने चाहिए। फिर उसके बाद आपको बताना है कि फोर्कलिफ्ट ट्रक ऑपरेट करते समय हमेशा आपको ऑल द टाइम अलर्ट रहना है। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये आपको बताने हैं। फिर वो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि ग्राइंडिंग के बारे में कुछ जानकारी बताइए। तो ये भी जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो ग्राइंडिंग से रिलेटेड जो भी आपको बातें पता है वो सारी बातें आपको उनको बताना है।
तो उनका आप ये बता सकते हो कि सर ग्राइंडिंग मशीन की जो स्पेसिफिकेशन है उसके अनुसार उसके जो व्हील है उसका इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जो भी ग्राइंडिंग मशीन है उन सभी को व्हील गार्ड होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जो भी ग्राइंडिंग केबल्स है उसको वेल्डिंग केबल के साथ मिंगल नहीं करना है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जो भी केबल्स है उन सभी को आपको प्रोटेक्ट करना है ताकि वो डैमेज ना हो सके। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जो भी ग्राइंडिंग का ऑपरेशन कर रहे हैं उस समय फेस शील्ड और सेफ्टी हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करना है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि फेस शील्ड विद सेफ्टी हेलमेट वो आपको प्रोवाइड करना है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जो भी व्हील है वो अगर फ्रैक्चर है तो उसका आपको कभी भी यूज़ नहीं करना है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जो भी ग्राइंडिंग मशीन है उसको अगर आप टाइटिंग कर रहे हो बहुत ही ज़्यादा तो वो भी डेंजरस हो सकता है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि ग्राइंडिंग मशीन को ऑपरेट करने से पहले उसके जो भी गार्ड्स है वो पोजीशन में होने चाहिए। फिर उसके बाद आपको बताना है कि ग्राइंडिंग की जो स्पीड है वो हमेशा मैच होनी चाहिए ग्राइंडिंग मशीन से। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जो भी स्किल पर्सन है वही इस जॉब को हैंडल कर सकता है वो आपको बताना है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि व्हील की टेस्टिंग हमेशा होनी चाहिए। तो ये जो सारे पॉइंट्स है ये आपको बताने हैं जब आपको वो सवाल पूछेंगे कि ग्राइंडिंग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दो। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिकॉशन ऑफ एक्सकेवेशन, मतलब एक्सकेवेशन के दौरान आप कौन से प्रिकॉशन ले सकते हो वो आपको बताना है। और ये जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन कंपनी में जहाँ पर भी एक्सकेवेशन का काम होता है वहाँ पर ये सवाल ज़रूर पूछा जाता है। तो इसलिए आपको इसके जो पॉइंट्स है वो हमेशा अच्छे से बताने हैं। तो उसका जो आंसर है वो आपको इस प्रकार देना है कि जहाँ पर भी एक्सकेवेशन एरिया है वहाँ पर सूटेबल बैरिकेड होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको बताना है कि उस एरिया में आपको साइन बोर्ड लगाने हैं, वहाँ पर लाइट्स होने चाहिए और फ्लैग्स भी होने चाहिए। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जो भी हेवी व्हीकल्स है उसको उस नियर बाय साइड जो एक्सकेवेशन जहाँ पर हुआ है वहाँ पर नहीं लाना है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जो भी एक्सकेवेशन एक्टिविटी करते हैं जो भी वर्कर्स हैं उन सभी ने हेलमेट हो गया, सेफ्टी शूज़ हो गया, ये जो पीपीज़ है वो पहनना बहुत ही ज़रूरी है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जो भी एक्सकेवेटेड सॉइल है वो एटलीस्ट 5 फीट जो है उसका डिस्टेंस होना चाहिए एक्सकेवेटेड पिट से। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जो भी एक्सकेवेटेड साइड है उसको आपको प्रॉपरली स्लोप करना है ताकि सेफ एंगल मिल सके। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जहाँ पर भी आप एक्सकेवेशन कर रहे हो वहाँ पर अगर अंडरग्राउंड पाइप्स या फिर केबल्स हैं तो उस दौरान आपको हैंड एक्सकेवेशन यानी कि मैनुअल एक्सकेवेशन का इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जब भी एक्सकेवेशन के दौरान आपको उस सॉइल की कटिंग करना है तो वो हमेशा टॉप टू बॉटम होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जितने भी नैरो ट्रेंचेस है वो हमेशा 4 फीट होने चाहिए और फिर उससे ज़्यादा अगर डीप है तो फिर आपको उस डिस्टेंस पर एक लैडर प्रोवाइड करनी है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि एक्सकेवेटिंग का जो भी स्लोप है और उसकी अगर हाइट मोर देन 10 फीट है और फिर वहाँ पर अगर स्लोप मेंटेन करने के लिए आदमी को जाना है तो वहाँ पर उसने सेफ्टी बेल्ट का इस्तेमाल करना है। तो ये जो सारे पॉइंट्स है ये आपको बताने हैं जब भी वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट आर द प्रिकॉशंस ऑफ एक्सकेवेशन। और ये जो क्वेश्चन है जैसा कि मैंने बताया ये ज़्यादातर इंटरव्यू में पूछा ही जाता है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ जेएसए यानी कि जॉब सेफ्टी एनालिसिस। और ये जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर इंटरव्यू में पूछा ही जाता है कि जेएसए यानी कि क्या होता है और उसके एडवांटेजेस क्या है। तो आपको ये आंसर देना है कि सर जेएसए की मदद से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं हज़ार्ड को और उसके वजह से हम एक्सीडेंट को प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जेएसए जो है वो सेफ वर्क मेथड जो है वो इस्टेब्लिश करता है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जेएसए की मदद से हम जो है वो प्लांट का इंस्पेक्शन कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट का इंस्पेक्शन कर सकते हैं, बाकी जितने भी चीज़ें हैं उन सब का हम इंस्पेक्शन कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जेएसए की मदद से हम सेफ्टी ट्रेनिंग को भी एसेस कर सकते हैं। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये आपको बताने हैं। फिर उसके बाद का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज टूल बॉक्स टॉक। और ये भी जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर इंटरव्यू में पूछा जाता है। अब ये जो टूल बॉक्स टॉक होता है ये टूल बॉक्स टॉक मीटिंग होती है, ये जो है ये काम को शुरू करने से पहले दी जाती है और इसमें जो है जो भी एक्टिविटी होने वाली है उसकी रिगार्डिंग उसमें क्या हज़ार्ड आ सकते हैं, उसके लिए हमने क्या कंट्रोल मेजर्स लेने चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, ये सारी बातें उसमें डिस्कस की जाती है। मतलब आप इसको जॉब रिलेटेड सेफ्टी एस्पेक्ट कह सकते हो। जॉब रिलेटेड हज़ार्ड और रिस्क जो है इसमें डिस्कस किए जाते हैं, कंट्रोल और प्रिवेंटिव मेजर्स इसमें बताए जाते हैं, आपने कौन से एडुकेट पीपीई का इस्तेमाल करना
करना चाहिए, किस कंडीशन में, वो भी इसमें बताया जाता है। सेफ्टी रूल्स और प्रोसीजर्स क्या है, उसको कैसे फॉलो करना है, वो भी इसमें बताया जाता है। और फिर सेफ वर्क प्रोसीजर और उसकी मेथड्स क्या है, ये भी टूल बॉक्स टॉक के जरिए बताया जाता है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये आपको बताने हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ हजार्ड, यानी कि हजार्ड के डिफरेंट टाइप्स आपको बताने हैं। और ये जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर इंटरव्यू में आपको पूछा ही जाता है। तो हजार्ड के जो है वो डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है मैकेनिकल हजार्ड। एग्जांपल के तौर पर जो भी मशीन्स पार्ट्स है उसको गार्ड करना, वो मैकेनिकल हजार्ड में आता है। फिर उसके बाद है केमिकल हजार्ड। केमिकल हजार्ड में जैसे टॉक्सिक गैसेस हो, वेपर्स हो, फ्यूम्स हो, या फिर डस्ट की जो स्मोक हो, तो ये सारे केमिकल हजार्ड में आते हैं। फिर उसके बाद है इलेक्ट्रिकल हजार्ड, यानी कि जो इंसुलेटेड जो लाइन वायर्स है वो अगर प्रॉपरली इंसुलेटेड नहीं है तो वो भी इलेक्ट्रिकल हजार्ड है। फिर उसके बाद है फायर हजार्ड। फायर हजार्ड में क्या आता है कि जैसे केमिकल रिएक्शन होना, इलेक्ट्रिकल आर्स, वो फायर हजार्ड में आता है। फिर उसके बाद है रेडिएशन हजार्ड। तो रेडिएशन हजार्ड में क्या होता है कि डेजिंग लाइट निकलते हैं अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है उससे। फिर उसके बाद है पोल्यूशन हजार्ड। पोल्यूशन है यानी कि जैसे वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन। तो ये सारे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हजार्ड है ये आपको बताने हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि जब भी आप एचएससी इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वहां पर आपको कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं और उसका आपने किस तरीके से आंसर देना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।